जैसे भस्म अगर खाओगे तो आपको लिवर डिजीज हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे सेक्सुअलिटी में डिफरेंस आएगा। नींबू सर, मतलब गर्म पानी में क्या करते हैं, नींबू मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं और सुबह को उठ के उसको पीते हैं। ये जहर है, ये जहर है, ये नहीं खाना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी बहुत बढ़ गया जी आर्थराइटिस बढ़ गया। ये कंडीशन होती है HLA-B27 जहाँ पॉजिटिव होता है, जी। एवीएन की कंडीशन जिसमें स्पाइन स्टिफ हो जाती है। पहले हमारे पास मंथली शायद उसके 3 या 4 पेशेंट होते होंगे क्योंकि रेयर कंडीशन। अब दिन के 3-4 पेशेंट होते हैं। दिन के इतना कॉमन है। खाना चाहे आप हेल्दी खाओ अनहेल्दी खाओ, पहला प्रोसीजर तो यही है कि इसको जॉयफुली खाओ। ओके। गिल्ट के साथ नहीं। मोमो खा लिया आप, अरे आज मोमो खा लिया, आज तो 1 किलो वेट बढ़ जाएगा, आज प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो खाओ मत, और खाना है तो फिर जॉयफुली खाओ, क्योंकि जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स डालोगे ना उसमें, डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको पहले दिन जाना है, सफ़ेद कपड़े पहन के जाना है। आपको जो जो प्लांट्स लेने हैं आप आज्ञा लेके आओ कि जो भी औषध राज हैं या आपके धनवंतरी भगवान, उनकी वंदना करके आप उनसे आज्ञा लो कि हमें इस औषध के लिए आपकी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हम ये मेडिसिन बनाएं और हमारे पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट मिले या उसको सही हेल्थ मिले, तो उसके लिए आप जितनी हो सके हमें बेस्ट पोटेंसी दीजिए। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक क्या है? जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मिथ्स आते हैं। जैसे हम आयुर्वेद बोलते हैं तो कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आयुर्वेद का मतलब तो नुस्खे होता है या कुछ ना कुछ दादी नानी के नुस्खे, कोई उपाय ऐसे जी। होता है। बट एक्चुअली में आयुर्वेद एक साइंस है। ये 5000 साल पहले बना है, जिसमें आयुर्वेद को एक प्रॉपर एक वेद जैसे होता है, अथर्ववेद के अंदर से इसको माना गया है। और उन वेदों में से एक आयुर्वेद है जिसके अंदर शरीर से जो भी व्याधि हैं या मानसिक व्याधि हैं जी। उनको कैसे बैलेंस रखा जाए, कैसे स्वस्थ जीवन जिया जाए, ये सारा चीज़ें सिखाई गई है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ, आयुर्वेद इज़ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। सर आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में आने के लिए? मैं 3rd जनरेशन वैद्य हूँ। मेरे दादाजी भी वैद्य हैं, मेरे फादर भी वैद्य हैं, और फिर मैं 3rd जनरेशन में, मतलब ये फैमिली के कल्चर के साथ फैमिली के साथ में आया। एंड उसी के साथ मैंने ये भी पर्पज़ रखा कि जो आयुर्वेद मैंने सीखा है या मैंने पढ़ा है उसको मैं आगे भी बढ़ाऊँ, जैसे हो सके सबके साथ शेयर करूँ। और इसी के साथ जर्नी जुड़ती चली गई। BMS तो बाद में किया, बट अगर मैं बोलूँ आयुर्वेद सीखने के लिए तो मैंने शायद बचपन से ही शुरू कर लिया था। बचपन से हाथ में खरल आ गई थी, बचपन से ही पता था कि कैसे कैसे दवाई बनाई जाती है, कैसे, या उस शास्त्र को कैसे समझा जाए। मतलब आपने खुद अपने हाथों से दवाई बनाई है? आज भी बनाते हैं, क्योंकि जब तक एक वैद्य अपने हाथ से मेडिसिन नहीं बनाएगा या वो अपने इंटेंशंस नहीं देगा तो आपको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। मोस्टली सर इसमें जड़ी बूटियाँ यूज होती हैं और भी कुछ इसमें यूज करते हो आप? मोस्टली इसमें हम हर्ब बेस्ड यूज़ करते हैं, प्लांट बेस्ड जो मेडिकेशंस रहते हैं, बट उसके अलावा अलग भी फील्ड होती है। जैसे रसशास होती है, इसमें भस्में यूज़ होती हैं। रसशास होता है। रसशास थोड़ा एक्सप्लेन करो। रसशास क्या होता है, जिसमें हम माइक्रो मिनरल्स यूज़ करते हैं। जी। आप जितने भी मिनरल्स देख रहे हैं उनको माइक्रो लेवल पे उनको पुट दिया जाता है, मतलब उनको पकाया जाता है। एक लंबा प्रोसेस रहता है। जैसे मैं भस्मों में बात करूँ, स्वर्ण भस्म बहुत फेमस है, बहुत ईजिली अवेलेबल रहती है और बहुत महंगी भी होती है। रीज़न क्योंकि उसको बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसमें बार बार। और ये यूज मतलब किस यूज में आती है? जितना माइन्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे, कोई भी मिनरल्स हो जाएगा तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है, डोसेज बहुत छोटी हो जाती है। अगर किसी को कोई डिजीज़ है, कैंसर डिजीजेज हैं या कोई क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो आप उसमें जब हम ये भस्में यूज़ करते हैं तो उससे एक्शन पोटेंसी बहुत हाई रहती है। आपको थोड़ी सी दवाई खानी है बट उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, टंग से ही स्टार्ट हो जाता है, उनकी एक्टिविटी अच्छी है और उनकी पोटेंसी बहुत हाई रहती है, तो आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस को भी उससे ठीक कर सकते हैं। सर इसमें एक मिथ भी है कि ये जो स्वर्ण भस्म है ये हमारे सेक्सुअल लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव करती है। बहुत सारे हैं, मैं ही बताता हूँ आपको क्या क्या मिथ्स हैं। जैसे भस्म अगर खाओगे तो आपको लिवर डिजीज हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे सेक्सुअलिटी में डिफरेंस आएगा। तो जब किसी भी चीज़ को, जो कोई अच्छी चीज़ होती है ना, उसको डीमोटिवेट करना हो या हमें दिखाना हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मिथ्स बनाए जाते हैं। आज के टाइम में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्यों ऐसी भस्म बनाएगी जिससे ये प्रॉब्लम्स होगी? और आज के टाइम में क्या ऐसी भस्में हैं जिनका आप लैब टेस्ट नहीं करा सकते? इतना मुश्किल है। डाबर जैसी कंपनी है, बैद्यनाथ है, दूध पापेश्वर है, कोटगल है, दुनिया भर की भस्में बना रही हैं। अगर वो यही कर रही होती तो आज तक क्यों बना रहे होते? ये भी पॉइंट है। और इतनी डिमांड क्यों होती?
है ना। तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी कोई कंपनी जो एकदम ऑथराइज नहीं है, आप प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उनके जितने भी जीएमपी रहते हैं या उनका फसाए होता है वो सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे जो नॉर्म्स है, तो हो सकता है वहाँ पे क्वालिटी डिग्रेडेड हो। तो वो तो हर मेडिसिन के साथ है, हर जगह एथिकल और जेनरिक मेडिसिन रहते हैं, तो वही चीज़ है। आप अगर बेस्ट यूज़ करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो सर आप जड़ी बूटियाँ किधर से मंगाते हो? मोस्टली हम प्रिक्योर करते हैं। जैसे हमारा हर साल एक च्यवनप्राश बनता है, च्यवन शक्ति अवले, तो उसका प्रोसीजर 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। क्या प्रोसीजर है? सब लोग जंगल में जाते हैं, मेडिसिन को कलेक्ट करते हैं। मेडिसिन कलेक्ट करने का भी बहुत स्पेसिफिक तरीका बताया। जैसे आप आज्ञा लेके आते हैं कि हमें आपके उस पोटेंसी की ज़रूरत है ताकि हम अपने पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकें, तो आप हम कल आएंगे और इसको लेके हम औषध को जाएंगे। बहुत प्यारा प्रोसीजर बताया गया। आज्ञा किससे लेते हो ये प्रोसीजर? आज्ञा जो होते हैं, जो आप प्लांट लेने जा रहे हो आप उनसे आज्ञा लेते हो। आप धन्वंतरी भगवान से आज्ञा लेते हो। अच्छा, उनसे पूछते हो? बिल्कुल, आपको आप जाओ तोड़ के ले आओ और आप कोई आज्ञा लेके जाओ, आप मंत्रों के साथ लो, तो बहुत डिफरेंस है। आज के टाइम में मंत्रों के साथ ये सारी चीज़ें तो बहुत लोग नहीं करते, ना नॉलेज है, बट जितना आपसे पॉसिबल हो आप उस हिसाब से करना चाहिए, तो पोटेंसी में बहुत डिफरेंस आता है। तो सर प्रोसेस बताइए क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, आपको पहले दिन जाना है, सफ़ेद कपड़े पहन के जाना है, आपको जो जो प्लांट्स लेने हैं आप आज्ञा लेके आओ कि जो भी औषध राज हैं या आपके धन्वंतरी भगवान, उनकी वंदना करके आप उनसे आज्ञा लो कि हमें इस औषध के लिए आपकी आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि हम ये मेडिसिन बनाएं और हमारे पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट मिले या उसको सही हेल्थ मिले, तो उसके लिए आप जितनी हो सके हमें बेस्ट पोटेंसी दीजिए। तो आप किसी भी चीज़ से आगे लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा। ओके, ये तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और ये मतलब मंत्रों का यूज़ करना पड़ता है? देखो, मंत्र जो हैं आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। रीज़न इज़ क्योंकि आयुर्वेद का एक और ड्रॉबैक है कि लोग अपने आपने जो सीखा है वो आगे सिखाते नहीं है जी, वो आगे जाता नहीं है। तो मंत्र हर औषध के लिए, हर प्लांट के लिए अलग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक दो मंत्र बता दीजिए। मैं तो जब फॉलो करता हूँ तो मैं तो धन्वंतरी वंदना करता हूँ। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धन्वंतरी अमृता कलशाय, हस्ताय सर्माय विनाशनाय, त्रिलोकानाथा श्री महाविष्णुवे नमः। क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार है जी, धन्वंतरी भगवान हैं जो अमृत कलश लेकर आए थे सागर मंथन के टाइम, उन्हीं को याद करके उन्हीं से आज्ञा लेते हैं। देन उसके बाद आप उन्हें बनाते हो? उसके बाद बनाते हैं। ओके ओके सर, तो सर आपकी थोड़ी आगे की जर्नी बताइए। फिर देन उसके बाद क्या हुआ? उसके मतलब घर के बाद क्या हुआ उसके बाद? मैंने अपनी आयुर्वेद में जर्नी बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट कर दी जी। फैमिली एक होता है कि सबकी फैमिली में ऐसा होता है कि जो जिस फील्ड में है ना, वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं अब सैचुरेशन आ गया, अब आगे मत करो। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि देख लो, यू हैव अ चॉइस, आप इंजीनियरिंग कर लो जी। बट अब तो इंटरेस्ट बन चुका था, इतनी सारी चीज़ देख चुकी थी, मज़ा भी आ रहा था, पेशेंट्स देखने हैं, क्योंकि आप जिस फील्ड में, जिस ऑरा में रहते हो आपका मन करता है। फिर मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया। बीएमएस करने के बाद फिर उसके साथ साथ मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है मेडिकेशन जो प्रिपेयर करने में। नाड़ी विद्या में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ, मैं नाड़ी देखता हूँ। आज के टाइम में वो भी कम हो गया है। एक ऐसी विद्या होती है जिसमें आप हाथ पकड़ के आप सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, आपके वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी कंडीशन की सारी चीज़ें। तो उसमें इंटरेस्ट आया, वो सीखना शुरू किया। ये नाड़ी विद्या क्या होती है वैसे? नाड़ी विद्या आपने सुना होगा कि आपका हाथ पकड़ते हैं, वैद्य जी हैं, हाथ पकड़ते हो, सब बता देते हैं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ, तो मैं वो अपनी फैमिली से ही मैं सीखता आया हूँ और वो चीज़ें हैं। कोशिश करता हूँ आगे भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँ, हम बच्चों को सिखाते भी हैं, तो वही चीज़ हम प्रमोट करते हैं। ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई और डेफिनेटली इजी जर्नी तो नहीं थी, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हैं जो शायद एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में तो नहीं है, इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब इंडिया के बाहर कल्चर, इंडिया के बाहर इसका कल्चर बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कम है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? हम लोगों को शायद आदत हो गई है कि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। बाहर से घूम के आता है तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हम यहाँ करें तो अच्छा नहीं लगता। आपने कितनी बार सुना होगा फास्टिंग, कितनी बार सुना है, उपवास कितनी बार सुना होगा, बचपन से सुन रहे हैं, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना है आपने? नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के टाइम में एज अ थेरेपी, ट्रीटमेंट यूज़ होता है। लोगों को ये पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग कराना है, 18 घंटे भूखे रहना है, 16 घंटे भूखे रहना है, बट उनको ये नहीं पता इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे अगर कोई कफ प्रकृति का है जी, किसी की बॉडी थोड़ी ओबीज है, उसको हर समय बैठे रहना पसंद है, इजी लाइफस्टाइल पसंद है, वो कफ के अंदर आता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल जी, उसको फास्टिंग 16 घंटे करनी चाहिए। पर अगर कोई पित्त वाला है जो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है और बहुत प्रोडक्टिव माइंड होता है, हर समय एकदम एनर्जेटिक रहता है, उसको 10 से 12 घंटे करनी चाहिए। ओके। और जो वात वाला होता है
है ना, जो हमेशा टेंशन में है, जल्दीबाजी रहता है, अभी ये सोचा, अभी वो सोचा, अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं, स्टेबल नहीं रहता जी। वो वात वाले को हार्डली 6 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। और यही हमारे उपवास पे भी लागू करता है। जो लोग सोचते हैं ना कि आज एकादशी है तो हम पूरा दिन भूखा रहे जी। उसका वो पर्पज़ नहीं था। आपको भगवान को इसलिए जोड़ा गया था ताकि आप भगवान के साथ अपना शरीर भी ठीक करो। कहा है ना स्वस्थ शरीर में ही भगवान का वास है, तो शरीर तो पहले स्वस्थ रखो। और स्वस्थ शरीर रखने के लिए ऐसा नहीं कि आपने शरीर को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हम तो पूरा ही भूखा रहेंगे। तरीका है उसका, तरीके से आप फॉलो करोगे तो भगवान भी खुश होंगे। और खुद ही बीमार होगे फिर बोलेंगे भगवान आपने क्या कर दिया, हमारे साथ क्या हो गया। तो भगवान की गलती नहीं है, है ना। तो लोग यही होता है, कोई चीज़ चाहिए तो भी भगवान, गलत हुआ तो भी भगवान। अभी तक का सर, अभी तक का आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? एज इन पेशेंट से रिगार्डिंग या वर्किंग रिलेटेड? एज अ वर्किंग रिलेटिव। वर्किंग रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे मैंने यहाँ देहरादून में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सहजार रोड पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं शहर से अलग हूँ और लोगों को लगता था कि आयुर्वेद में क्या है, कैसे है, ये समझाना, लोगों को समझना, ये चीज़ें अलग थी जी। ये डिफ़िकल्टी एक आती है क्योंकि मिथ्स बहुत सारे हैं और उन मिथ्स को फैलाने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो ये चैलेंज एक बहुत बड़ा आता है। और हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है वो अपनी रिपोर्ट्स 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की रिपोर्ट लेके आता है और वो पहला क्वेश्चन उसका होता है कि सर आप कितने दिन में ठीक कर दो। है ना, कोई 20 साल से डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहा है, कंटिन्यूस खा रहा है। पहले उसने एक टैबलेट शुरू करी, 500 mg करी, फिर 1000 हो गई, फिर 2 बार हो गई, फिर इंसुलिन पर आ गया। वो डिग्रेडिंग डोज में नहीं है, वो हमेशा बढ़ती है, इंक्रीजिंग डोज में। पर यहाँ आती है उसका पहला क्वेश्चन होता है कि सर कितने दिन में आप ठीक कर दोगे, है ना। ये हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं। देखो हमें प्रूव करने के लिए चीज़ें करनी भी पड़ती है और होती भी ऐसा नहीं है। वी हैव ऑल द मेडिसिन जो, जैसे मैंने आपको बताया, रसशास्त्र की मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, जब उनको प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं। बट पेशेंट को चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये डाइट फॉलो नहीं करनी है, आप कुछ भी खाओ, दवाई हम दे देंगे, कोई बात नहीं, आपको समोसे खाने हैं, मैं एक गोली और दे दूंगा। आपको मैंने बताया ना वे ऑफ लाइफ, तो मेडिसिन तो मैं दे रहा हूँ पर साथ में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिना उसके ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आयुर्वेद में, ऐसा भी नहीं है। मेजर चीज़ें हैं, बस आपको वो छोड़नी। सर एक डाइजेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एडल्ट्स में। मतलब क्या होता है, बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, ऑब्वियसली फास्ट फूड या ऑयली खाना खाते हैं, तो उससे जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है कि सही तरीके से पेट नहीं डाइजेस्ट होगा। अगर देहरादून की बात करूँ, देहरादून तो बड़ा फेमस है फास्ट फूड के लिए जी। हर कोई मोमो खा रहा है, हर कोई चाउमीन खा रहा है, तो मोमो फेवरेट है सबके। बट आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? इनकम्पैटिबल डाइट जी। मोमो के अंदर अगर आप देखें, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे, मोमो गलत थोड़ी है, मोमो के अंदर मैदा है, मोमो के अंदर वेजिटेबल्स हैं, गलत नहीं है, डेफिनेटली गलत नहीं है। बट आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो गलत है। आप दूध के साथ नमक खाने लगे वो गलत है। दूध गलत नहीं है, नमक गलत नहीं है। आप गर्म पानी में शहद खाने लगेंगे वो गलत है ना। आजकल सब फिटनेस के लिए कर रहे हैं ना, सुबह खा रहे हैं। आज सुबह में मैं नींबू सर, मतलब गर्म पानी में क्या करते हैं, नींबू मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं और सुबह को उठ के उसको पीते हैं। ये जहर है, ये जहर है, ये नहीं खाना चाहिए। शहद की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जिस चीज़ के साथ उसको ऐड करेंगे उसको इन्हांस कर देगा, और अपनी प्रॉपर्टी अगर गर्म करते हैं तो डीनेचर हो जाता है जी। तो आप गर्म चीज़ को ऐड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो पोटेंसी को डिस्टर्ब करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया तो हमें कल बीमारी हो जाएगी। इस चीज़ पे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम तो, मेरे दादाजी तो पिछले 2 साल से खा रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मैं पिछले 1 साल से खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत। ऐसा नहीं है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीमारी होगी ज़रूर। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उस बीमारी को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके आप आज डेली शहद खा रहे हो, मतलब किसी डिजीज़ को पहुँचना, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, अर्थराइटिस की कंडीशन है, बहुत बढ़ गई है आजकल, बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन है। तो अर्थराइटिस की कंडीशन मैं बोलूँगा एक 100 लेवल पे जाके वो होना है। तो जो आप शहद खा रहे हो वो 1% है, आप बढ़ाते जा रहे हो। अब आपने साथ में मोमो भी ऐड कर दिया, आपने चाउमीन भी ऐड कर दी, आपने फास्ट फूड ऐड कर दिया, आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिया, पैकेट फूड ऐड कर दिया, फ्रोजन फूड ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वो 100 तक आपने जल्दी पहुँचा दिया, अब बीमारी आएगी। अब वो क्या हुआ कि उसको बनने में आज नहीं, टाइम लगा, तो इसलिए वो विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे खाना खाओ, कॉन्शियसली कॉन्शियस ईटिंग करो कि आप क्या खा रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन, उसको ध्यान रखो, तो बीमारी होगी भी नहीं। ओके अर्थराइटिस की बात की, मतलब अर्थराइटिस का क्या है, आज के जो 30 to 40 की एज के जो मतलब लेडीज़ हैं, मोस्टली लेडीज़, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरी मदर को भी काफ़ी है, मतलब मेरी मदर को पिछले 3 से 4 साल हो गए, उनको मतलब पूरे जॉइंट में उनके पेन रहता है। देन अभी
वो पेन बढ़ता जा रहा है। और ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि आसपास की काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ रही है। आप कोई भी डिजीज़ की बात करें, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी बहुत बढ़ गया है जी, आर्थराइटिस बढ़ गया है, एक कंडीशन होती है HLA-B27 जहाँ पॉजिटिव होता है, जी, AVN की कंडीशन जिसमें स्पाइन स्टिफ हो जाती है। पहले हमारे पास मंथली शायद उसके 3 या 4 पेशेंट होते होंगे क्योंकि रेयर कंडीशन है। अब दिन के 3-4 पेशेंट होते हैं। दिन के इतना कॉमन है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये हेरिडेटरी डिजीज़ है, एक फैमिली में अगर किसी को होगी तो ये ऐसी ही चलेगी, मतलब ये जेनेटिक के थ्रू फैलती Genetically रहेगी। चलेगी। अब आर्थराइटिस की जैसे आपने बात करी, आर्थराइटिस क्यों बढ़ रहा है? हमारा खान पीन कैसा हो गया है ना। आप कितना भी सोचो आप हेल्दी खा रहे हो, जी, पर वो हेल्दी है नहीं। अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मेथड आपको फॉलो करना है जिसमें वो बीमारी ना बने, चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आर्थराइटिस का? मतलब जैसे अगर हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने नियरेस्ट किसी भी एक वैद्य से, आयुर्वेदिक जो कंसल्टेंट है उनसे मिलना चाहिए, उनसे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उनके गाइडेंस के अंदर जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, जो खाना है, उन सबको आप फॉलो करो। उसके साथ पंचकर्मा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन लेवल एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक डिटॉक्स, ये डिटॉक्स नहीं है, ये है बॉडी बैलेंसिंग, जहाँ पे आप दोष को बैलेंस करते हो, जो डिजीज़ है उसको बैलेंस करते हो, तो वो करना एक ज़रूरी है। बाकी जैसे आप आज के दिन अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छी स्लीप रखो, अच्छा रिजीम रखो, तो भी हर सीज़न के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो सीज़न को समझते हुए आयुर्वेद में बोला है 3 ऐसे मेजर सीज़न होते हैं जहाँ पे आपको अपनी बॉडी में इन टॉक्सिन्स को बैलेंस करना चाहिए। कौन कौन से सर? जैसे बारिश का जो टाइम होता है उसमें वात का टाइम सबसे ज़्यादा होता है, तो आप देखोगे बारिश के टाइम में दर्द वाली कंडीशन बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है ना। फिर जो हल्की सर्दी का टाइम होता है, जैसे ये स्टार्ट हुई, पित्त का टाइम हो गया, इस टाइम इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, भूख डिस्टर्ब होना, ठीक है। फिर आता है जो वसंत वाला टाइम आता है, ठीक है, ऑटम वाला और प्री विंटर वाला थोड़ा सा, उसमें कफ का टाइम होता है। आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, आपको घी खाना है, आपको लड्डू खाने हैं, आप हैवी चीज़ें खाते हो, बट उस टाइम कफ बढ़ता है हमारा, तो हमारी डाइजेस्टिव फाइल डिस्टर्ब होती है। अगर इन टाइम में आप वस्ती, विरेचन, वमन ये ट्रीटमेंट लेते हो तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्या ट्रीटमेंट क्या है? तो ये मतलब जब हम इन जो 5 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्मा के अंदर, जी, वमन होता है जिसमें हम कफ को बैलेंस करते हैं। बॉडी में जब कफ एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो अगर मैं बात करूँ 3 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं। कफ जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी लेके आता है, फ्लूइड मीडियम को बैलेंस करता है। पित्त जो होता है वो डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, चेंजेस, कन्वर्जन, ये पित्त बैलेंस करता है। जो वात होता है वो मूवमेंट बैलेंस करती है, सेल डिवीजन बैलेंस करता है। आप चाहे शरीर की हो चाहे माइंड की हो, वो सारी मूवमेंट वात करता है। अगर आप बहुत सोच रहे हो तो वात गड़बड़ है। तो वात को बैलेंस करना है तो वस्ती, एक मेडिकेटेड ऑयल एनिमा ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर एनिमा देके पूरा बॉडी का अभ्यंग स्वेदन होता है, मसाज होती है, स्टीम होती है, एनिमा देके वात को बैलेंस किया जाता है। विरेचन के लिए हम जो पित्त के लिए होता है उसमें हम लूज मोशंस कराते हैं, वो एक प्रोसीजर होता है, 7 to 14 डेज़ का एक प्रोसीजर होता है जिसमें घी से स्टार्ट करते हैं और डाइटरी मैनेजमेंट करके उसको करते हैं। और ऐसे ही कफ के लिए होता है जो हम वमन कराते हैं, उसमें वॉमिटिंग कराते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हो गए जो आपको डिजीज़ है मेजरली उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, और ये मतलब ये कराना चाहिए? कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को भी। नॉर्मल इंसान को भी। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? क्या? स्वस्थस्ते स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, और अगर बीमारी हो जाए तब जाके उसको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो पहला प्रयोजन यही है, पहला मेन पर्पज़ आयुर्वेद का ये है कि आप हेल्दी रहो, और हेल्दी रहने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अगर बीमारी हो तो ट्रीटमेंट लो। तो जहाँ पे पर्पज़ ही पहला ये हो कि आपको हेल्दी रहने का तरीका बता रहे हैं, वे ऑफ लिविंग जी, तो वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर ये आयुर्वेदा एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में अगर वो ऐड ऑन करता है तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, और क्या क्या चीज़ वो उसे ऐड ऑन करनी चाहिए? देखो बहुत सिंपल से, अगर मैं शॉर्ट 5 टिप्स दूँ उसमें कि मतलब आपको आयुर्वेद अगर इनकॉर्पोरेट करना है, पहला लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में बहुत सारा टाइम चाहिए हमें फॉलो करने के लिए। सिंपल है, आप सुबह उठो, सुबह उठ के अच्छे से अपने आप पूरी बॉडी को ऑयलिंग करो। पॉसिबल है तो आप धूप में थोड़ी देर बैठो, नहीं पॉसिबल है नहाने से पहले पूरी बॉडी को ऑयलिंग करो। तिल का तेल आप यूज़ करो, बेस्ट रहेगा। फिर ऑयल पुलिंग करो, कोकोनट ऑयल या सेसेमे ऑयल, तिल का तेल मुंह में डालना है, 2 चम्मच डाला, स्क्विश किया, स्पिट आउट किया, ठीक है। आईज लो, त्रिफला को आत बना सकते हैं, त्रिफला को पानी में डाल के आपने उबाला, थोड़ा सा ठंडा होने दिया, उसके बाद आई वॉश करो, ठीक है। उसके बाद आप आराम से बैठो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि हमने कोई चैंट करा, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट,
जहाँ Okay, बॉडी मतलब- सर्कुलेशन को बैलेंस कर रहा हूँ, अपने ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करो, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस और करना है only बस, करते रहो। है ना। और उसके अलावा जो डाइट आप खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जी, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि खाओ आप सब कुछ, जॉयफुली खाओ, ओके, ठीक है। अगर आज आप मोमोज भी खा रहे हो ना, हम्म, तो गिल्ट के साथ मत खाओ। खाना चाहे आप हेल्दी खाओ अनहेल्दी खाओ, पहला प्रोसीजर तो यही है कि उसको जॉयफुली खाओ, ओके, गिल्ट के साथ नहीं। मोमो खा लिया आप, अरे आज मोमो खा लिया, आज तो 1 किलो वेट बढ़ जाएगा, आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो खाओ मत, और खाना है तो फिर जॉयफुली खाओ, क्योंकि जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स डालोगे ना उसमें, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब सर ये करता है। यस, कॉन्शियस ईटिंग। आप खाना खा रहे हो और सामने आप मूवीज लगा के रख लो, नेटफ्लिक्स ऑन करके रखो, आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या खाया, कब भूख लगी, कब खत्म हुआ, क्या हुआ। आप एक टाइम बाउंडेड खाना खा रहे हो, और आज के टाइम में यही कर रहे हैं लोग। ब्रेकफास्ट लंच डिनर फिक्स टाइम हो गया, आप अर्ज पता ही नहीं आपको किस टाइम भूख लग रही है, किस टाइम खाना है, क्या खाना है, रखा हुआ है कुछ भी, बस खाते जा रहे हो आप, ध्यान कहीं और है, बातें कर रहे हो आप। क्यों बोला गया था कि खाना खाते हुए बात मत करो, है ना, ताकि आपका हमारा फोकस उस पे रहे, खाने पे फोकस। अब आप समझिए ना, आप कोई बुक पढ़ने बैठे हैं, भगवत गीता पढ़ने बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, तो समझ में थोड़ी आएगा। हाँ सर, गीता में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे जैसे आप सोच रहे हो अपने मन में, मतलब आपके जो भी विचार हैं या जिस भी तरीके के आपकी कॉन्शियसनेस है, वो सारी की सारी आपके खाने में मिल रही है। और जब वो खाना हम खाते हैं तो वो दोबारा से हमारे माइंड में जाके उसे डिस्टर्ब करती है। अगर हम बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से खाना बनाने का कॉन्सेप्ट है कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही वो बनेगा। अगर सोचो चाय है, सिंपल सी चीज़ है जी, 4 ही चीज़ें डलते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं डलता नहीं, फिर भी डिफरेंस होता है। आप अपनी मम्मी के हाथ की बनी हुई रोटी 100 रोटी में से पहचान सकते हो, बिल्कुल आटा ही है ना, वो पता चलता है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस वहाँ पॉजिटिव रहती है। एक चीज़ लिखी है ना गीता में, प्रसाद। प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या? आप जो खाना बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, आपको पता नहीं है वो चीज़। मान लो हो सकता है आपने आलू निकाले, वहाँ पे कोई चींटी की डेथ हो गई, कोई और कुछ किसी को ले जा रहे थे, वहाँ किसी का एक्सीडेंट, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके साथ आते हैं। वो मान लो गाड़ी तेज़ लेके आ रहा था, 2-4 गाली किसी ने रास्ते में दे दी उसको, तो वो नेगेटिविटी लेके आया। तो हम क्या करते हैं, भगवान को जो प्रसाद देते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी अपने पास रख लेते हैं और उसको प्रसाद बना के देते हैं। ये गीता में ही लिखा हुआ है, ये गीता में है ना, कि ये प्रसाद है। तो आपने क्या किया, जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हुई, आपने वो भगवान को दिया और आपने उनकी पॉजिटिविटी ले ली। तो खाना इतना स्ट्रांग है। बिल्कुल सर, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, तो रोटी सबसे पहले ही है। हाँ, अगर रोटी हमारी सही नहीं रहेगी या रोटी अगर हमें नहीं मिल रही तो फिर पेट नहीं भरने का। कपड़े मकान के करोगे क्या? कपड़े मकान का करने के नहीं कुछ। देखो होता क्या है, रियलिटी ये है, एक इंसान जो अपने लास्ट टाइम पे हॉस्पिटल में रहता है, बेड पे रहता है, वो क्या मांगता है उस टाइम, क्या चाहिए होता है उसको? क्या मांगता है? वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को एक अच्छी स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को मकान खरीदना है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना है। वो ये नहीं मांगेगा, वही बोलेगा भगवान आज बचा ले, कल से मैं सब कुछ अच्छा फॉलो करूँगा। और वो कल कभी नहीं आता। आता है, उसके बाद आता है पर वो पहले नहीं सुनता कभी भी। उसके बाद तो वो हमने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि सर ये चीज़ें मत करें या इन चीज़ों को ऐसे फॉलो करें, क्या फ़र्क पड़ेगा। मोस्टली अल्कोहलिक, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वो भी तो पीता है, मैं तो पीता भी नहीं हूँ, मेरे को तो फिर भी ये दिक्कत होगी, उसको है। ये सबकी बॉडी अलग है, सबके डिजीज़ जब आनी है, जैसे आनी है, जिस चीज़ से बननी है, वो आप ही को ध्यान रखना है, कोई और नहीं आएगा। ओके सर, एक मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, क्योंकि जो आज का जो कल्चर है या वो इस तरीके का बन गया है, वर्कहोलिक। हर कोई वर्क करना चाहता है या हर कोई किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो किसी बात को लेके स्ट्रेस में हो, बहुत सारी चीज़ आ गई हैं आज के टाइम में। तो और लोग बाग समझते नहीं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेंटल हेल्थ को। तो हम उसको किस तरीके से सही रख सकते हैं या कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो आजकल क्या हो गया ना, माहौल कॉम्पिटिटिव हो गया। काफ़ी कॉम्पिटिटिव, बहुत छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, ब्रॉड लेवल पे नहीं। कॉम्पिटिटिव कैसे? आज आपने एक रील डाली जी, आपके तो 200 लाइक आ गए, मेरे तो 100 ही आ रहे हैं, मेरे तो 10 ही आ रहे हैं। तो लोगों को ये भी चीज़ हो गई कि ये कैसे होना है, क्या होना है, उसको सोच सोच के डिप्रेशन। आज मैंने एक रील बनाई, मेरे को उसमें 10,000 व्यूज़ आए, दूसरी वाली में 1,000 आए। तो ये बहुत छोटे लेवल पे है। आपको ये समझो आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप कोई चीज़ अच्छे वे में कर रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं,
तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट आजकल शॉर्ट में सबको चाहिए ना, पेशेंस भी तो नहीं है, एकदम चाहिए, एकदम होना चाहिए, है ना। कोविड टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्या बोल के कि हमें यूट्यूब स्टार्ट करना है, हमें इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है, हमें कंटेंट क्रिएशन करना है। बट उसके लिए भी तो एक ज़ील होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप सोचते तो हर कोई है, आज भी यूट्यूब पे मेरे ख्याल से कई करोड़ों चैनल होंगे जो इनएक्टिव होंगे, 2-3 वीडियो के बाद नहीं डले। तो ये कॉम्पिटिटिव जब रहता है ना, और दिमाग में छोटी छोटी बातें बैठ जाती हैं, तो ये मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन का ट्रॉमा होता है। कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जैसे 10 या 11 साल का एक बच्चा था जिसको डिप्रेशन की स्टार्टिंग हो रही थी। 10-11 साल, कैन यू इमेजिन? एंड उसका रीज़न पता क्या था? क्या सर? उसकी मदर को घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो हर समय चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, तो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट गया। वो डरता था, कोई तेज़ बोले एकदम घबरा जाता था, और वो घबराते घबराते उसको एंग्जाइटी अटैक आने शुरू हो गया। अब फैमिली को लगा इसको कुछ दिक्कत है, MRI कराया, CT स्कैन कराया, उसमें क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बट कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। एक एक चीज़ ट्रिगर करती थी, है ना। क्लिनिक पे बैठा, एकदम से बाहर से कुछ आवाज़, वो डर गया, रोने लगा, है ना। तो ये कुछ इम्पैक्ट होते हैं बचपन के। कुछ और बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। आज के डाइटरी हैबिट्स इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हम तामसिक खाने की बात करें, हाँ, तामसिक खाना अगर आप खाते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। आप ज़्यादा देखो, आयुर्वेद ये भी नहीं बोलता है कि आप सब कुछ छोड़ दो, है ना। जो आपको नीड है उसके हिसाब से करो, बट आपको अपना शरीर भी देखना है। आप हर समय नॉनवेज, आप अल्कोहल, आप लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें खाते हो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तामसिक मतलब आपके माइंड को सप्रेस करता है, और वो छोटा सा एक हिस्से में आपको जॉय देता है, मोह देता है, वही क्रिएट करता है मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, और लोग बात नहीं करते इससे रिलेटेड। तो सर, आपके पास जब पेशेंट आते हैं मेंटल हेल्थ के, तो आप कैसे उन्हें ट्रीट करते हो, क्या करते हो? सबसे पहली चीज़ जी, पहला जो बताया, सांत्वना चिकित्सा। मतलब सांत्वना चिकित्सा आम शब्दों में अगर आज बोलो, काउंसलिंग जी। पहली चीज़, आप सुनो उसको प्रॉब्लम है क्या। ऐसे पेशेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि उसने आज तक कभी खुल के बात ही नहीं करी किसी से। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, आपका भी पेशेंस वो टेस्ट करें, बट कहीं ना कहीं उसको किसी ने सुना ही नहीं। आप 4 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त बहुत हंसता खेलता था, एकदम से चुप हो गया, बोलना बंद है। कह रहे क्या हो गया? कोई बात नहीं, चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं इतना बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं इतना सप्रेस हो जाता है कि वो किसी से कुछ नहीं बोल पाता, कि मेरे को कोई जज करेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, मैं किसी को बताऊंगा समझेगा नहीं समझेगा, मैं अपनी मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन मैं क्यों शेयर करूँ। ये प्रॉब्लम आती है। और जो साथ के लोग रहते हैं ना, उनको ये होता है यार इसका तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ ही ऐसा करता है, ये तो रोज़ ही डिप्रेस रहता है, ये तो रोज़ ही उदास रहता है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। रोज़ रहता है, आप एक दिन बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे से बताओ, खुल के बताओ। नहीं बोलेगा एक बार में, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मोस्टली कॉलेज में भी ये रहता है कि हमारे स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप बन जाते हैं हमारे। तो उसके बाद सर धीरे धीरे में जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो एक ग्रुप डिवाइड होने लगते हैं, और काफ़ी सारी, क्योंकि कॉलेज में आके हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, कौन हमारा यूज़ कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है एक देखो ये चीज़ तो है, और ये ह्यूमन नेचर है। आप ये नहीं बोल सकते गलत है, ये ह्यूमन नेचर है, ये होगा सबके साथ। अपने बैच से आज के टाइम में आप सोचो किसकी रोज हमेशा लाइफ टाइम बात होती है? 1 या 2 दोस्त होंगे आपके, 1-2 दोस्त ही हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पूरा ग्रुप होगा 10-12 का, फाइनल ईयर में आते आते 1 या 2 रह जाएगा मुश्किल से। या तो आप प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, या आपके जो वाइब है बहुत मैच करती है, नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, तो ही वो सक्सेसफुल है। पर स्कूल के सारे चलते हैं। अगर आपके 10 दोस्त हैं तो आप 8 की तो बात होती होगी, कंफर्म होती है ना, क्योंकि वो डिफरेंस आ गया, आप किसी पर्पज से नहीं जुड़े हो, है ना। तो ये चीज़ है। इस एज में आगे सर लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस एज में नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैं एक स्कूल में गया होता एक लेक्चर देने जी, तो 9th और 10th क्लास के बच्चे थे वहाँ, तो बैठे हुए थे, बात हुई। इसी बीच में मैं जब लेक्चर ख़त्म हुआ, मैं स्टाफ रूम में बैठा था, 2 बच्चे हैं कि लड़ाई हुई तो टीचर्स बात करें। तो टीचर्स का बात करने का ये था कि जल्दी बताओ वरना तुम्हारी अटेंडेंस काटेंगे, जल्दी बताओ वरना तुम्हारे मार्क्स काटेंगे। तो मैंने कहा मैम ये तरीका थोड़ा सा बदलते हैं इसको। मैंने उनसे पूछा, बात करी, यू वोंट बिलीव, उसमें से एक बंदे ने गालियाँ देनी शुरू करी। इस लेवल से गालियाँ दी कि सारे टीचर्स जो बैठे हुए थे वहाँ मतलब शर्म से पानी हो गए। और वही इम्पैक्ट कर रहा था क्योंकि वो एक दूसरे को पर्सनली कमेंट कर रहे थे, एंड वो उसको इतना सप्रेस कर गया कि उसने जब बर्स्ट आउट हुआ तो सारी चीज़ उसके मन से निकली। उसको बहुत छोटी छोटी बातों पे पिंच करते थे, डेली बुली करते थे, और जब वो बर्स्ट हुआ तो
नेक्स्ट लेवल था। अच्छा बच्चा पढ़ने में एकदम से डिग्रेड हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या है, और इम्पैक्ट इतना छोटा सा है कि रोज उसको पोक करता है। इतनी छोटी सी चीज़ भी इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है किसी के सामने, तो आप उससे जाके बात करो, क्योंकि एकमात्र सॉल्यूशन मेंटल हेल्थ का ये है कि सुनो उसको। मेन चीज़ सुनना ज़रूरी है। आप सुनोगे नहीं उसको तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और एक डॉक्टर के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सुनना चाहिए आपको। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। हाँ, तो सर शिलाजीत की बात आती है। मतलब जो शिलाजीत है हमारे टेस्टोस्टेरोन को, हमारी सेक्स लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो और अगर हम जिम में जा रहे हैं तो हमें शिलाजीत लेना चाहिए। तो सर क्या है, मतलब शिलाजीत के बारे में बताइए कि करती क्या है, इसका वाकई में वर्क क्या है इसका? शिलाजीत एक्चुअली में वर्क करती है, ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगा। ओके। पर टेस्टोस्टेरोन के लिए वर्क करती है तो ये ऐसा नहीं है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए वर्क नहीं करती। आजकल जिम में लोगों को क्या हो गया, जिम ना बहुत कमर्शलाइज हो गया। जो एक्चुअली में आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप उनसे पूछो कि उनके क्या एफिशिएंसी है, या वो क्या किस लेवल पे आपको सर्टिफाइड है कि नहीं है। हर कोई सेम लेवल पे, आपको सेम प्रोटीन खाना है, आपको शिलाजीत खाना है, आपको अश्वगंधा खाना है, आप ये खा लो, ये रहा कैप्सूल, ये उठाओ डेली खा लो। एक पाउडर बन जाता है कि अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली एंड देन शिलाजीत की एक चम्मच रोज लो। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है ना, तो उसको ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है उससे। और जिम में मैक्सिमम लोगों को पाइल्स होता है। रीज़न क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, उस वजह से होता है। ठीक है, बाद में आप सोचते रहेंगे कि प्रॉब्लम आई कहाँ से। और ऐसा क्या है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ये नीड कहाँ से आई? ये क्रिएट की गई ना। ऐसा है ही नहीं कि आपको चाहिए, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है ना। आज आप 10 किलो वेट उठा सकते हैं तो बॉडी की एफिशिएंसी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, कल 15 उठा पाओगे, 20 उठा पाओगे। ऐसा तो नहीं आपको बाहर से ही देना पड़ेगा। बॉडी क्या कर रही है फिर? और शिलाजीत इतना पोटेंट हर्ब होता है, इतना पोटेंट होता है कि उसकी डोसेज बहुत बहुत प्रैक्टिकली और बहुत माइन्यूटली देनी होती है। आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आते ही हैं अश्वगंधा से रिलेटेड, शिलाजीत से, दुनिया भर के आते हैं। सबकी प्योर है, सब में शिलाजीत रेजिन दे रहा है, कोई कहाँ से ले रहा है। हिमालय में इतनी बची भी नहीं हुई जितना शिलाजीत आ गई है। सबको मिल रही है, हर जिम में शिलाजीत चल रही है। बट ऐसा नहीं है। आप क्या चीज़ है, देखो, जो आप न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो आपके खाने से आना है जी, आपके रूटीन से आना है, जो आप एक्सरसाइज करो उससे आना है। आपको कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन है पहले उसको यूटिलाइज़ करो, जो फैट है पहले उसको यूटिलाइज़ करो। ऐसा नहीं कि आपने जिम जाना है तो प्रोटीन शुरू करना है। क्यों करना है? रीज़न पूछो ना, क्यों करना है। आप एक बार कभी पूछ के देखो अपने ट्रेनर से कि प्रोटीन क्यों चाहिए। उसका आंसर होगा कि मसल बिल्डअप होगी। मसल बिल्डअप कैसे होती है प्रोटीन से? कैसे होगी? आप जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो, पहले वो फैट को बर्न करेगा, कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन जाके एक्टिन और मायोसिन, जो मस्कुलर फैट मतलब मसल्स रहती हैं, फाइबर्स रहते हैं, उसको जाके फिल करेगा। तो 1 किलो की मसल इतनी होगी और 1 किलो फैट इतना होगा। पहले इसको तो बर्न करो। अब बॉडी में जितना प्रोटीन पड़ा आपने आज तक यूज़ कहाँ करा? कौन सी एक्टिविटी थी आपकी? आपने आज जिम शुरू करा और कल आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ गई, क्यों? आपको अगर थकान हो रही है तो क्यों हो रही है वो समझो। कब के मतलब किस टाइम के बाद प्रोटीन स्टार्ट करना चाहिए? बेसिक प्रोटीन आप नीड के अकॉर्डिंग देखो कि आपकी नीड, अगर आपको लगता है कि मतलब आपको एक थोड़े से हाई लेवल पे जाना है, आपके डाइट में आपके सफिशिएंसी नहीं हो पा रही, तो आप स्टार्ट करो। देखो प्रोटीन क्यों है, क्योंकि जिम एक महंगा स्पोर्ट है। ठीक है, आपको डाइट मैनेज करनी है, बहुत अच्छा मील रखना है, पर मील हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एक बेसिक जो नॉर्मल बंदा है जो डाइटिंग मतलब बेसिक वर्कआउट कर रहा है, तो उसे भी लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन तब लो जब आप अपना नॉर्मल मील अफोर्ड ना कर सको। ओके, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। प्रोटीन बना किससे है? जो पनीर होता है, पनीर का जो पानी अलग से करते हैं उससे बना के उसको कंडेंस करके उसको प्रोटीन को बनता है जी। तो क्या आपके खाने से आपको नीड नहीं मिल सकती? मिलती है। बिल्कुल एकदम रॉ फॉर्म में आप लोगे, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, गट अच्छा नहीं है, तो कहाँ से डाइजेस्ट करोगे आप? जी। एक स्कूप ले लो, 2 स्कूप ले लो, पेट का पता ही नहीं है क्या हो रहा है। पता चला पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, वो प्रोटीन पे प्रोटीन खाया जा रहा है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, है ना। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, आप जिम कंडीशन में, पाइल्स बहुत कॉमन है, एक्ने बहुत कॉमन है
है ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ चेंज होने लगती है, मस्कुलर बिल्डअप चेंज होने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, साइड इफेक्ट्स हैं उसके। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, गट रिलेटेड तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ओके, मतलब जो भी काम कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। सोच समझ के करो, और फिर वहाँ पूछो क्या इसका इफेक्ट किडनी पे आएगा। वहाँ पूछो, है ना, तब आप बताओ कि है कि नहीं है। लोग प्रोटीन खा रहे हैं, प्री वर्कआउट खा रहे हैं, क्रेटिनिन खा रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सप्लीमेंट हैं जो कि दुनिया भर के हैं। अब तो शॉप बन चुकी है, आप किसी भी जिम में जाओ, एक शॉप बनी होती है, उनका एक एरिया होता है काउंटर के पीछे उनका, जहाँ पे अच्छा आज आप ये ले लो, ये ले लो, सारी चीज़। प्री वर्कआउट क्या करता है, कार्डियक रेट को इंक्रीज कर देता है। आपको नीड है तो लो ना, आपको क्यों बढ़ाना अपना कार्डियक रेट। ये हार्ट अटैक की कंडीशन क्यों आ रही है अर्ली एज में। अभी हार्ट अटैक 20 से 25 साल में सबसे ज़्यादा हुआ। बहुत, मतलब अभी क्या है, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी, तो एक 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया है। बिल्कुल आया, बिल्कुल आ रहा है। मतलब सर 14 साल के बच्चे को, ये पहले ये सिनेरियो होता था 50-60 इस एज में, अब ऐसा क्या हो गया कि इतने कम बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल, तो यही तो पैटर्न चेंज हो रहा है डाइटरी हैबिट्स में। आप इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं आजकल, हर कोई मल्टीविटामिन कंज्यूम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या नीड है। आपकी बॉडी उतना ही मल्टीविटामिन एब्जॉर्व करेगी जितना रिक्वायर्ड है। बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी है जिसमें अगर आपने 100 mg टैबलेट खाई और 50 ही चाहिए तो 50 ही रखेगी, बाकी वेस्ट। तो आप अननेसेसरी क्यों दे रहे हो, वो बल्क नहीं है, वेस्ट ही तो जाएगा वो। आप उससे बेटर नेचुरल फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, उसका एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगा और आपके लिए इजी भी है, आप ले भी सकते हैं, हेल्दी भी है। बिल्कुल सर। कोविड आया तो सबने हेल्दी स्टार्ट किया, कोविड खत्म हो तो हेल्दी बंद हो गया। हेल्दी बंद हो गया। ये सर, ये शिलाजीत हर बंदे को लेनी चाहिए एज ए न्यू, मतलब किसे लेनी चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिक आयुर्वेद में बात करूं तो पित्त प्रकृति वाले को तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ओके, पित्त प्रकृति वाला जो मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव, किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी। पहले उसको बैलेंस करो, फिर आप ले सकते हो एक रिक्वायर्ड डोसेज में। बहुत सारी मेडिसिन में आयुर्वेद में भी शिलाजीत रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अच्छा होता है, बहुत यूजफुल है, आपकी बॉडी की सारे सेल्स पे काम करने में एफिशिएंट है। बट अननेसेसरी आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो आयुर्वेद भी नुकसान देगा। ओके, आप ये नहीं है कि आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं होता, गलत खाओगे तो गलत होगा ना। अब किसी ने बोला पानी पीना है तो आप पीने लगे 5-10 लीटर, तो डेफिनेटली किडनी लोड बढ़ेगा। मतलब हर एक चीज़ का अगर आप ओवर करते हो तो वो भी साइड इफेक्ट करेगा आपको। अति सर्वत्र वर्ज्य, कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा। सर अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसे हमारी एनर्जी होती है किसी भी काम करने की या कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। देखो एनर्जी बढ़ती कैसे, मिलती कैसे हमें, जब हम ब्रीद इन करते हैं जी, तो ऑक्सीजन जाती है और हमारे आरबीसीज उसको कैरी करते हैं और हमें एनर्जी देना शुरू करते हैं जी। अब आप बैठे हो, आप गुस्सा हो, आप काम कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है, आप लगे पड़े हो, तो कहाँ से आएगा। आप अपने बॉडी को टाइम देना शुरू करो, एनर्जी आएगी, ठीक है। उसके बाद अपना स्लीप पैटर्न को आप अच्छा करो। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मतलब सही टाइम से सो, तो कहते हैं सर मैं 7-8 घंटे सोता हूँ। 7-8 घंटे सोते हो, पर किस टाइम सोते हो, 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे उठते हैं। तो ये पैटर्न कोई अच्छा पैटर्न नहीं है। आप 7-8 घंटे सो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया। आपको सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, वो एक पैटर्न होता है। सर ये स्लीप की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली सर मैं खुद ही 1 बजे सोता हूँ। मतलब जब भी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो मैं 1 बजे सोता हूँ और 8 बजे उठता हूँ। देखो आप अपने आप को ओवर पुश कर रहे हो ना, आपने खुद बोला आपका वर्कलोड बढ़ गया तो आप 2 बजे सोते हो। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को बोल रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो, तुम काम करो। 1 दिन बॉडी सपोर्ट करेगी, 10 दिन करेगी, 1 महीना करेगी, पर एक टाइम तो आएगा ना सैचुरेशन का, उस दिन डिस्टर्बेंस होती है, वो तब जाके इंसोम्निया क्रिएट होता है या कोई भी डिजीज़ क्रिएट होती है। और आप सोचो जब आप सही से सो नहीं रहे हो तो आप क्या फ्रेश उठ पाओगे, आपकी एफिशिएंसी अगले दिन उतनी अच्छी होगी, प्रॉब्लम आती है। तो सर अगर हम सही से नहीं सो रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हाइपरटेंशन हो सकता है जी, डिप्रेशन हो सकता है ना, और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में जो नाइट ड्यूटी करती हैं
उनके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होते हैं, पीसीओडी की कंडीशन होती है, गट इम्बैलेंस होता है जी। क्योंकि आपने एक बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब कर दिया, सुबह उठना था, मोशन जाना था, सब डिस्टर्ब कर दिया। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि नींद की वजह से तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, सारी हो सकती है, पर वो चेन की तरह चलेगी। एक स्टार्ट होगी, फिर उससे दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, वो चेन रिएक्शन की तरह होगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा वो पूरा, कंबाइन हो जाएगा। तो सर सही टाइम क्या है इसका सोने आप 7 से 8 के बीच में डिनर करो, ओके, ठीक है, 100 कदम राजा की तरह चलो, उसके बाद आराम से बैठो, 1 घंटे बाद सो जाओ। मतलब जो मैं आज के टाइम में आइडियली बोल सकता हूँ, वरना आपका डिनर तो 6-7 बजे तक होना चाहिए, पर आज के ऑफिस आवर्स वैसे नहीं है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप 10 साढ़े 10 तक सो जाओ, मैक्स टू मैक्स 10 साढ़े 10। और देन उठना किस टाइम है? आप उठो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में, अगर पॉसिबल है आप उठो, वरना मैक्सिमम 6 बजे। ओके, मतलब अगर हम ये रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारी जो स्लीपिंग वो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ 11 दिन करके देखो इसको, आपको अपने आप अपनी एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ आएगा। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी सर आपने, मैं फॉलो करूँगा इसको। बिल्कुल आप करो, और आप 11वें दिन मुझे मैसेज करोगे सर देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। आप देखना, आपको आइडियाज़ नहीं आने लगेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक सर जैसे मतलब सोते हैं तो पिलो लगाते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है। पिलो आपको बहुत मोटा नहीं लेना चाहिए, पतला सा पिलो यूज़ कर सकते हैं, किसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल आप 1 या 2 लेयर वाला जो बिल्कुल होता है कॉटन का जो रहता है, आप नॉर्मली वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वर्किंग हैबिट कैसे, आप ऐसे हैं हर समय ना, हाँ, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इधर जाता है। हम्म। अगर मैं ऐसे सीधा बैठा हूँ ना, तो मेरा हेड का वर्कलोड 0 है। फिजिक्स में पढ़ा है ना हमने, सिर पे किसी ने सामान रखा है तो वर्कलोड 0 हो गया, उसने कोई काम ही नहीं किया, है ना। बट जैसे आप ऐसे हुए, ये पर डिग्री आपका 10 गुना बढ़ता चला गया। आप ऐसे बैठ के देखो, अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ट्राई करके देखो कि ऐसे बैठो, 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ नहीं करना, ना फोन में ध्यान देना ना कुछ करना, 5 मिनट बाद आपको यहाँ स्टिफनेस लगने लगेगी, पॉसिबल नहीं होगा, इधर होने लग रहा है ना। और जब हम फोन में होते हैं ना, तो हम क्या, हमारा ध्यान वहाँ है, हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर रहा ना, कहाँ पेन है क्या है, कुछ है ही नहीं, बस वहाँ दिमाग वहीं पे है, मज़ा आ रहा है उसमें, फ़ोन में लगे हुए हैं, बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। तो सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वाइट कॉलर डिजीज़ हो चुकी है ना, सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आप इस टाइम एमएनसी में जाके देखो किसको गर्दन में दर्द है, 90% हाथ खड़ा कर देते हैं। हमने एक लेक्चर किया था एक कॉर्पोरेट में, तो हमने योर सिटिंग पोस्चर करके हमने उसमें किया, बहुत बेसिक सी बात कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे रिलैक्स करना है, अपने टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। तो उसमें 90% से ऊपर लोग थे सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और धीरे धीरे होते होते स्टेजेस थी वहाँ पे, स्टेजेस थी, हाँ, उंगलियों में सुनपन आना, कंधों में दर्द रहना, कोई ग्रिप बिल्कुल लूज हो जाना, सामान उठा रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है, हर समय नमनेस रह रही है, रिस्ट में पेन हो रहा है, ये सारी स्टेजेस हैं उसमें। ओके सर, फॉरेन क्लाइंट के साथ भी आपने वर्क किया है, तो वहाँ की जो हेल्थ को लेके किस तरीके से कॉन्शियस है वे, या मतलब उनका क्या माइंड सेट है हेल्थ को लेके? माइंड सेट ये है कि बाहर, इंडिया से बाहर, जैसे यहाँ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड चने मटर की तरह मिल जाता है ना जी, वहाँ पॉसिबल नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 महीने बाद की, फिर जो ट्रीटमेंट है आपको यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड नहीं दिया जाता है। यहाँ स्टेरॉइड कितनी, 2 रुपये की 10 टैबलेट आती होगी जी, वहाँ इसको 10 टाइम्स कर दो। ओके, तो ये इतनी महंगी होती है। प्लस हर कोई कॉन्शियस हो गया, आपके डॉक्टर को आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्यों यूज़ करना है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो बताना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर को पेशेंट्स को बताना पड़ेगा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ नहीं है ऐसा, आप ये खाओ, कोई मतलब नहीं है, आप 2 दिन में ठीक हो रहा है, इन डॉक्टर के पास जाएंगे 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हैवी स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहा है। वो पेशेंट कहीं और ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस लेवल पे कोई सोचेगा नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो बाहर जो हेल्थ, होलिस्टिक वेलनेस को लेके जो सोच है आयुर्वेद को लेके, बहुत वास्ट है, लोग बहुत एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ ब्राज़ील इंस्टीट्यूट ऑफ गुरुकुलम और सिंगापुर में, तो मैं वहाँ उनको यही चीज़ सिखाता हूँ, और आयुर्वेद को इतना कीन वो एक्सेप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर जैसे मैंने अभी बोला 11 दिन फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ अगर 100 स्टूडेंट होंगे 100 के 100 फॉलो करेंगे और डेली का अपडेट भेजेंगे, इतना मानते हैं वो आयुर्वेद को। और अब तो गवर्नमेंट जो WHO, आयुष गवर्नमेंट, ये सारे मिलके इतने सारे कोर्सेज बाहर स्टार्ट। अभी अर्जेंटीना में 1 साल का कोर्स स्टार्ट हो गया, वहाँ पे आयुर्वेद के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। योगा ऑलरेडी है, योगा के साथ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस, ये सब इनकॉर्पोरेट किया, तो बहुत फॉलो करते हैं। इंडिया में सर मोस्टली ज़्यादातर फॉलो मॉडर्न साइंस को किया जाता है। ईजी लगता है ना, क्विक। देखो कॉन्सेप्ट है, आपको आज चोट लगी, आपको दर्द हुआ है जी, तो डेफिनेटली आप एलोपैथिक मेडिसिन लो, ठीक है, जहाँ पे आपकी नीड है।
आपको दर्द है पिछले 10 साल से, तो उसका रीज़न समझो, दर्द क्यों है। जहाँ आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए, डेफिनेटली दोनों पैथी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी पैथी हैं सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई ऐसा नहीं कोई अच्छा है बुरा है, कुछ ऐसा नहीं, सबकी अपनी लिमिटेशन भी है ना। तो हम करते हैं कि रूट कॉज पे काम, ये प्रॉब्लम क्यों हुई उसकी जड़ पे जाना है। एलोपैथ में ये प्रॉब्लम है, इसकी ये मेडिसिन है। ओके। अगर मैं फीवर की बात करूं, बहुत कॉमन, सबको पता होगा पैरासीटामोल खाने जी। तो पैरासीटामोल लिए, फीवर ठीक हो गया। आयुर्वेद क्या बोलेगा कि फीवर क्यों आया है। फीवर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस है वो। टेम्परेचर बढ़ा है तो कोई इन्फेक्शन उसको सबसाइड, तो इन्फेक्शन क्यों हुआ, ओके, कहाँ से हुआ, मतलब कैसे हुआ, वो उसका रूट जानता है कि वो हुआ कैसे। आज आपको हुआ है, आज आपने मेडिसिन ली, दैट्स फाइन, आपने कर लिया। बट आपको अगर 10 साल से चल रहा है वो, हर साल आपको फीवर होता है, तो कब तक आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन और इंजेक्शंस लोगे ना। एक राइट सॉल्यूशन तो चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में इंटीग्रेटेड साइंस भी यूज़ हो रही है। लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स जितने हैं वो भी आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके पेशेंट्स एक्सेप्ट करें, दोनों चीज़ें चलें और उनको अच्छा बेटर ट्रीटमेंट मिले। तो सर क्या इंडिया में आयुर्वेद को लेके अवेयरनेस हो रही है या आज भी ऐसे ही है? पहले से तो बहुत ज़्यादा है, मोदी जी ने तो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करी है कि अवेयरनेस बढ़ी है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है आयुर्वेद की। एंड अगर देखा जाए कोलैबोरेशंस जो हैं, जो नए नए सर्टिफिकेशन आ रहे हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनके थ्रू आयुर्वेद कनेक्ट हो रहा है। ओके। है ना। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, जहाँ पे मोर देन 100 कंट्रीज़ को उनको बुलाया जाता है और वहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, यहाँ से डॉक्टर्स को भेजा जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक इस टाइम चल रहा है और एक्सेप्टेंस है, काफ़ी अच्छी है। बट फिर भी मैं बोलूँगा जो मिलनी चाहिए उस लेवल पे अभी भी दूर है। ओके। मेरा सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑडियंस को क्या सजेस्ट करोगे कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और एक बेहतर, अगर उन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं है, सपोज उनको कोई डिजीज़ नहीं है और वो फिर भी आयुर्वेद को अपनी लाइफ में लेके आए इस पॉडकास्ट के, अगर आप अब तक का देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ आयुर्वेद को अपनी लाइफ में लेके आए और उसे इम्प्रूव करें। देखो, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप ऐसा सोच के मत जाइए कि आप पेशेंट हैं और आप एक डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे। आप वहाँ पे अपने हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं। तो पहले तो आप जाओ, ये जानो कि आपकी क्या बॉडी कंडीशन है, क्या प्रकृति है। प्रकृति भी एक बार में नहीं पता चलती, जो आपकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है आपको 1-2 बार जाना पड़ेगा। आपकी बॉडी में कोई ऐसा इम्बैलेंस तो नहीं है जो शायद आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप जो वैद्य है वो एकदम बहुत जल्दी समझ जाएगा। फिर जो आपके हाथ में है वो आपका रूटीन, वो आपकी डाइट, आपकी स्लीप और आपका पूरा ओवरऑल जो आप अपनी केयर करते हैं, सेल्फ केयर, वो ध्यान रखना है। अपने वर्क और फैमिली लाइफ जो है उनको बैलेंस करना, इन चीज़ों को समझना है। स्ट्रेस सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ स्ट्रेस मत करो, स्ट्रेस मत करो, पॉसिबल नहीं है, सबकी लाइफ में, बट उसको मैनेज करो। ओके सर। ये चीज़ें करोगे तो नो डाउट आपको डिजीज़ हो ही नहीं सकती। एंड जो सीजनल वाइज हैं उनको ध्यान रखते हुए अपना पंचकर्मा कराओ, सबसे बेस्ट। मतलब वो मैंडेटरी है एक तरीके से। मैंडेटरी मतलब एज इन अगर मैं बहुत लेम लैंग्वेज में बात करूँ, आप अपनी गाड़ी की सर्विस साल में कितनी बार कराते हो? कराते हैं मतलब सर 5-6 बार तो कराई बार हो जाती है। और बॉडी की, अब बहुत लेम लैंग्वेज में बात करूँ मैं, बॉडी के लिए क्या करा? नहीं होती सर, नहीं करते। अपने बॉडी के लिए क्या किया? खुद से आज क्वेश्चन पूछ के देखो, आप सब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आपने अपनी बॉडी के लिए आज क्या किया, या पिछले 1 साल में आपने क्या किया। सिर्फ दवाई खाई है, उसके अलावा क्या करा, क्या है, बीमार ना हो उसके लिए आपने क्या किया। हर बार प्लान बनता है, अभी आ रहे हैं ना न्यू ईयर, कल से जिम, कल से वॉक, कल से ये, कल से वो, कल से स्मोकिंग छोड़े। कल क्यों? अगर गाड़ी आज खराब हो जाए तो सर्विस के लिए आज जाओगे, कल जाओगे? आज नेसेसिटी है ना, बिल्कुल। उस गाड़ी को चलाने के लिए बॉडी ही चाहिए। और ऐसी कंडीशन मत लाओ कि बेड पर हो और आप ये बोलो डॉक्टर साहब भगवान आज बचा लो, कल से हम सब फॉलो करेंगे। हाँ सर, वो वाली बात है कि हम भागते हैं पैसे के ऊपर कि पैसा कमाना है, काम करना है, काम करना है, उसके चक्कर में हम अपनी हेल्थ को नहीं प्रायोरिटी देते। कमाओ, पैसा कमाओ, भागो, पर भागने के लिए अब शरीर को तो सोच रखो। वही वाली 100 किलो का वेट लेके नहीं भाग पाओगे, पर हो सकता है 60 किलो का वेट लेके भाग पाओ। 100 किलो का लेके आप हेल्दी हो, भाग पाओगे, पर नहीं हेल्दी हो, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कैसे भागोगे? उस भागने के लिए तो हेल्थ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रायोरिटी वही है। हाँ सर, जैसे आपने बोला है अभी कार, हमें एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है और जैसे ही हमारा गोल है वो एक डेस्टिनेशन है और हम है, जैसे आपने बताया एक कार है, अगर हम अपनी सर्विस नहीं करेंगे तो हम कहाँ पहुँच पाएंगे?
बीच में ही रुक जाएगी। जैसे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है गर्भ संस्कार। जी। जितने भी पेरेंट्स आज चाहते हैं कि हमें कंसीव करना है, अब आजकल ना हर कोई प्लान करने लगा, ये एक्सीडेंटल वाले चीज़ें कम है, प्लान है। हर कोई सोचता है कि मेरे को ये एम्बिशन करना है, ये अचीव करना है, एक अगले साल से हम प्लान करेंगे। तो यू हैव अ गुड टाइम, तो आप फॉलो करो कि आपको इस साल में आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है, उससे मेजर डिफरेंस आता है। आप मेल और फीमेल अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपने बहुत बेसिक से बात करूँ, आपने माइंड को रिलैक्स रखना है, आपको अच्छी डाइट रखनी है, कुछ मेडिकेशंस के साथ करना है, कुछ पंचकर्मा करना है। तो आप सोचो जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन ही नहीं होगा तो आपकी आगे आने वाला जो प्रोजेनी होगा वो कितना हेल्दी होगा। और आज के टाइम से जो उसका IQ लेवल है, गट इश्यूज़ हैं, ये सारे कहाँ से, हेरिडिटरी कितनी बीमारियाँ चल रही हैं, वो सब बैलेंस होगा। तो यही ध्यान रखना है सर। मतलब एक लास्ट है एक ये कि मतलब हम अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करें ऐसा कि जिससे हम अच्छी तरीके से हमारी ऐड ऑन क्या करना है, जो आप खा रहे हो उसको अच्छे से कॉन्शियसली खाओ बस। मतलब सर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मोस्टली सर मेरी एज के जो भी बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं वो काम या तो कोई ऑफिस में है या फिर कोई एज अ कॉलेज में है तो बाहर का ही खाना खाते हैं, घर से तो बनाते नहीं। तो मुझे ऐसा क्या करेंगे अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकेंगे? क्योंकि सर देखो ये प्रॉब्लम है हॉस्टल में, ये प्रॉब्लम है कि आप हॉस्टल में, और मैंने आर्मी में भी बहुत देखा है, मतलब हम जब उनको डाइट सजेस्ट करते हैं तो उनके पास लिमिटेशंस हैं। जहाँ मेस में आपको खाना खाना है जो है वही खाना है, लिमिटेड है। बट जो आप खाना खा रहे हो वो आप खाओ जी। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप कुछ फाइबर्स ऐड करो, फ्रूट्स ऐड करो, सैलेड ऐड करो, हेल्दी जितना हो सके वो ऐड करो। ये ध्यान रखते हुए कि रात को नहीं खाना है, लंच से पहले खाना है, ये भी ध्यान रखना है। आपको रॉ मील फर्स्ट और लास्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, मतलब अभी क्योंकि अगर हम कंसल्टेशन करते हैं तो स्पेसिफिक होगा, बट इन जनरल में बात करूँ, कोई भी फ्रूट्स या सैलेड आप खा रहे हो, एक तो मिक्स मत करो, या तो फ्रूट्स खाओ या सैलेड खाओ, प्लस फर्स्ट और लास्ट मील आपका वो ना हो। रॉ रहेगा, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा। जो आप खाना खा रहे हो उसको खाओ, जॉयफुली खाओ, जितना आप उसमें हेल्दी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। घी आजकल लोग अवॉइड करें, घी खाओ आप, घी अच्छा है, गाय का घी आप खाओ, ठीक है। आप यूरोप में इस टाइम घी के ऊपर इतने सारे रिसर्च पेपर और इतने सारे चीज़ें चल रही हैं, कुछ रेस्टोरेंट बन गए प्योर देसी घी रेस्टोरेंट्स यूरोप में, और लोग खा रहे हैं। घी की डिमांड इतनी आप सोच नहीं सकते, और यहाँ हम सोच रहे हैं घी खाने से ही ये बिजनेस बन सकता है वैसे। घी की डिमांड इतनी आप सोच रहे हैं, खिचड़ी की डिमांड इतनी आप सोच नहीं सकते हैं। यूरोप में पैकेट्स आते हैं, इंडियन कंपनी है जो बाहर आपको सप्लाई करते हैं खिचड़ी रेडी मिक्स, आपको गर्म पानी मिला, खिचड़ी रेडी, ठीक है। आप जो यहाँ वैल्यू नहीं कर रहे हो जिन चीज़ों की, उनकी वैल्यू कहीं और है, आपका अलग जगह है। तो आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, जो आप खा रहे हो। इंडियन फूड सबसे रिच न्यूट्रिशियस रहता है। हमने आज तक जितनी भी कंसल्टेशन जितनी भी कंट्री में करी हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, सबसे रिच फूड इंडियन फूड रहता है। सारे हर्ब्स यूज़ होते हैं, कहीं नहीं होते। बाहर आप बात करोगे सिनेमन है वहाँ पे जी, और क्लोव हो गया मैक्सिमम, या टर्मरिक, बस इसके बाद और कुछ नहीं है। और आप यहाँ 30-40 चीज़ें तो अपने पुलाव बनाने में बना देते हो, बिल्कुल, है ना। तो इन चीज़ों को यूज़ करो ना, वो फैंसी चीज़ों के लिए नहीं है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनको यूज़ करो। किचन हर्ब्स है, ओके, जो है वो यूज़ करो अच्छे से। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और सर आपसे बात करके काफ़ी कुछ जाना सर। मैंने जो आपने बताया काफ़ी सारी स्पील, वो स्लीप से रिलेटिव प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन से रिलेटिव प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी बच्चों की है। आई होप सबको आंसर मिल गया होगा और सब फॉलो करें, ये 11 दिन का रूटीन सब फॉलो करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।